डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो हमने पढ़ा भी था, लेकिन आज का जो टॉपिक था वो साइटोस्केलेटन था। लेकिन साइटोस्केलेटन को समझने से पहले साइटोप्लाज्म का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैंने कोशिश की कि साइटोप्लाज्म को आपको स्टेप बाय स्टेप एंड कंसेप्चुअल वो आपको समझाए। तो आइए समझते हैं साइटोप्लाज्म और फिर इसके बाद अपने टॉपिक की तरफ आएंगे, साइटोस्केलेटन की तरफ। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज़ अ ग्रेनुलर एक्वस सब्सटेंस होता है। ग्रेनुलर होता है मतलब ये एक्वस भी होता है, लेकिन एक्वस के अंदर ये ग्रैनुलर ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स जो मौजूद होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो कि बड़े साइज़ के होते हैं, कुछ छोटे साइज़ के होते हैं। कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, कुछ इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें आयंस होती हैं। तो मुख्तलिफ ग्रैन्यूल्स जो है वो एक्वस फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। सो दे आर कॉल्ड एक्वस ग्रैनुलर सब्सटेंस। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक इलाका होता है जो कि एक्वस होता है, ग्रैनुलर सब्सटेंस पर ये मुश्तमिल होता है और इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारे पास ये जो जेली आपको नजर आ रही है ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, जो एक्वस मीडियम है, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और ये हमारे पास जो एक्वस मीडियम है ये 90% वाटर पर मुश्तमिल होता है और 10% जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर ये मुश्तमिल होता है। एक और टर्म भी यूज होती है और इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, एक्वस मीडियम है, ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं, ग्रैनुलर सब्सटेंसेस हैं, तो बिल्कुल यहीं पर भी न्यूक्लियस के अंदर भी एक्वस मीडियम है, एक्वस सब्सटेंसेस हैं जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब ये जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको इकट्ठे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यानी मतलब एक्वस सब्सटेंसेस हैं, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म भी एक्वस सब्सटेंस है, इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म भी एक्वस सब्सटेंस है। सो दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म रीजन के हवाले से दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को एक्टोप्लाज्म कहा जाता है और दूसरे को एंडोप्लाज्म कहा जाता है। एंड का मतलब होता है इनसाइड एंड एक्ट का मतलब होता है आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड का मतलब ये है ये थोड़ा सा पेरिफेरल रीजन, सेंट्रल रीजन से थोड़ा सा पेरिफेरल रीजन। ठीक है, और एंडोप्लाज्म का मतलब ये है कि सेंट्रल रीजन। ठीक है, तो एक्टोप्लाज्म जो है ये जो बाहर वाला इलाका होता है, ये इलाका, तो इसको एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर के ब्लैक कलर को आपको रीजन दिखाई दे रहा है, इसको एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। और ये किस तरह होता है? ये नॉन ग्रैनुलर्स होता है और यहाँ पर जो है ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। और जैसे हमने बात की कि यहाँ पर वाटर मौजूद होता है 90%, तो वाटर के अंदर ये जब मौजूद होते हैं तो वाटर इज ए सॉल्वेंट और बड़े मॉलिक्यूल इज ए सॉल्यूट। तो फिर यहाँ पर जो है ये क्या बनाता है? मोर विस्कस एंड रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि क्लियरली हमें उसको दिखाई दे रहा होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो इस रीजन को मोर विस्कस एंड रिजिड स्ट्रक्चर वो बना देता है। ठीक है, और जो इनसाइड वाले जो सेंट्रल रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रैनुलर होता है। इसके अलावा उसके साथ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंटेनर स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा ये जो रीजन्स होते हैं ये नॉट क्लियर, मतलब जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, तो इसमें छोटे छोटे सॉल्यूट की शक्ल में मुख्तलिफ चीज़ें और मॉलिक्यूल्स वो हल चुकी होती है और इसी वजह से ये नॉट क्लियर
एक एक्वस मीडियम बनाता है जो कि ग्रैनुलर होता है और उसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स वो मौजूद होती हैं। ठीक है, तो जो पेरिफेरल रीजन्स होते हैं, जो पेरिफेरल साइड में हमारे पास जो इलाका होता है साइटोप्लाज्म का, उसको एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। और जो इनसाइड जो न्यूक्लियस के करीब और जो सेंट्रल रीजन के करीब जो रीजन होती है, जो इलाका होती है, उसको एंडोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, और एंडोप्लाज्म में हमारे पास छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सोल्यूशन बनाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या हो गया, वाटर हो गया। तो वाटर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट है। और प्लस इसके साथ मॉलिक्यूल्स वो उसमें हल हो चुकी हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गई, वो हमारे पास सॉल्यूट हो गई। और ये जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक दूसरे के अंदर हल हो जाए तो उसको सॉल्यूशन कहा जाता है, और उसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर सॉल्यूट की वो साइज बड़ी है सॉल्वेंट के मुकाबले में, तो फिर वो ट्रू सॉल्यूशन वो नहीं बनती। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इस रीजन में अगर हम देखें, तो यहाँ पर नो ट्रू सॉल्यूशन। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं। सॉल्वेंट तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो सॉल्वेंट की साइज है वो सॉल्यूट की साइज से कम है, और सॉल्यूट की जो साइज है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। यानी यहाँ पर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इसी की वजह से यहाँ का जो रीजन है वो मोर विस्कस है और मोर रिजिड है। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर एक बस मीडियम में यानी पानी के अंदर ये डिज़ोल्व हो चुकी हैं, सस्पेंडेड नहीं है बल्कि डिज़ोल्व है। सो दीज आर द रीजन which are aqueous and forming true solution, so they are called endoplasm। ठीक है, एंडोप्लाज्म के अंदर दो तरह की मॉलिक्यूल्स मौजूद होती हैं, एक स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह से एंडोप्लाज्म में मौजूद होता है, और जो बड़े साइज मॉलिक्यूल्स होती हैं वो किस तरह से एंडोप्लाज्म में ये मौजूद होती हैं। तो जो छोटे साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो चुके होते हैं, क्योंकि उनकी साइज़ जो है वो छोटी होती है, और वो सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के अंदर आसानी के साथ हल पजीर हो जाते हैं। ठीक है, और ये एक ट्रू सॉल्यूशन बनाती हैं। ट्रू सॉल्यूशन कब बनती है, ट्रू सॉल्यूशन इस सिचुएशन में बनती है जबकि हमारे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आपस में एक साइज़ के हो, या फिर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स वो छोटे साइज़ के हो। तो इस फॉर्म में ट्रू सॉल्यूशन वो बन जाती हैं। और ये जो ट्रू सॉल्यूशन होती हैं, ये हमारे पास सेंट्रल रीजन जो एंडोप्लाज्म वाला रीजन होता है, तो वो वहाँ पर ये ट्रू सॉल्यूशन बनती है। और यहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वो पानी में हल हो जाती है, और इस हल होने के नतीजे में ये क्या बनाता है, ये ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। जो ट्रू सॉल्यूशन होती है वो लेस विस्कस होती है, मतलब ये इसमें इतना गाढ़ापन नहीं होती, इसमें इतने बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं होती कि वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से बड़े हो और वो विस्कस वो सॉल्वेंट वो सॉल्यूशन बना ले। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आपको नज़र आएगी वो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन आपको नज़र आएगी। ठीक है, मतलब ये सेंट्रल वाल रीजन होते हैं जो न्यूक्लियस के करीब होती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो छोटे मॉलिक्यूल्स पानी में हल हो जाते हैं, और इस हल होने के नतीजे में सॉल्यूशन बन जाती है, और इस सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन बोला जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि बड़े साइज़ के होते हैं, जो कि बड़े साइज़ के हामिल होते हैं, और वो भी साइटोप्लाज्म में वो मौजूद होती हैं। तो वो जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होती हैं वो नो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। ये इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वहाँ पर जो सॉल्यूट की साइज़ होती है वो सॉल्वेंट की साइज़ से बड़े होते हैं, तो इसलिए ये सॉल्वेंट के अंदर यानी पानी के अंदर ये डिज़ोल्व नहीं हो जाती, बल्कि ये सस्पेंडेड फॉर्म में ये साइटोप्लाज्म के जो एक्वस सब्सटेंस होता है, जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ये इसमें सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, ये इनकी साइज़ बड़ी है एज़ कम्पेयर टू वाटर, सो दे आर प्रेजेंट इन सस्पेंडेड फॉर्म इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अलावा ये जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक सॉल्यूशन बनाती है जिसको कोलॉइडल सॉल्यूशन कहा जाता है, और फिर ये कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारे
हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, एक को जेल सोल्यूशन कहा जाता है और एक को सोल सोल्यूशन कहा जाता है। तो फिर यहाँ पर दोबारा वही कंसेप्ट आएगी कि जेल जो है वो ज़रा गाढ़ा होता है, मोर विस्कस होता है, और जो सोल होता है वो लेस विस्कस होता है। तो जब हम लेस विस्कस और मोर विस्कस की बात करेंगे तो आपके जहन में डायरेक्टली एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म की कंसेप्ट आ रहा होगा, और ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमने पढ़ा कि जो एक्टोप्लाज्म होता है, जो कि पेरिफेरल साइड ऑफ द न्यूक्लियस की जो रीजन होती है वो मोर विस्कस होती है। और ये मोर विस्कस क्यों होती है? ये इसीलिए होती है कि यहाँ पर बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स वो वाटर में डिज़ॉल्व नहीं हो जाती बल्कि वो सस्पेंडेड फॉर्म में रह जाती हैं। तो इसी वजह से ये मोर विस्कस होता है। और इसके अलावा जो सेंट्रल रीजन है जहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वो मौजूद होती है तो वो डिज़ॉल्व हो जाती है सॉल्वेंट के अंदर, तो वहाँ पर सोल जो है वो बन पाता है, एक ट्रू सोल्यूशन बन पाता है। और इस ट्रू सोल्यूशन को सोल कहा जाता है। जो पेरिफेरल रीजन होती हैं वो जेल होती है, मोर विस्कस होती हैं, ठीक है। तो जो मोर विस्कस होगा वो हमारे पास एक्टोप्लाज्म कहलाएगा, और इस सोल्यूशन को जेल सोल्यूशन कहा जाएगा। और जो ट्रू सोल्यूशन बनाएगा जो सेंट्रल रीजन में होगा तो इसको सोल कहा जाएगा, और इसको ट्रू सोल्यूशन भी कहा जाएगा। It's to explain how large molecules are present suspended in the soul portion or cytoplasmic portion of the cell। तो जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हो गई, ठीक है। और उसमें जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, तो वो सस्पेंडेड फॉर्म में यहाँ पर मौजूद होती है। और इस सस्पेंडेड फॉर्म में उसकी मौजूदगी की वजह से ये किस तरह के सोल्यूशन बनाएगी? ये हमारे पास जेल सोल्यूशन बनाएगी, ठीक है। और जेल सोल्यूशन किस तरह होगा? वो मोर विस्कस होगा, ठीक है, यानी ज़्यादा गाढ़ा होगा क्योंकि उसमें बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स वो इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड मौजूद हैं। अब जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से उनकी साइज़ बड़ी है, तो इस साइज़ के बड़े होने के नतीजे में यहाँ पर एक सोल्यूशन बना है, और इस सोल्यूशन को जेल सोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और वो किस तरह है? वो मोर विस्कस है, यानी मोर गाढ़ा है। यहाँ पर जो उनकी सॉल्यूट की साइज़ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, तो इसके नतीजे में किस तरह की सोल्यूशन बनेगी? जेल सोल्यूशन बनेगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पर सॉल्यूट की वो हमारे पास साइज सॉल्वेंट के मुकाबले में एक जैसे हो तो फिर वो किस तरह की सोल्यूशन बनेगी? वो फिर हमारे पास ट्रू सोल्यूशन बनेगी। और अगर या फिर यूँ करें कि सॉल्वेंट की साइज़ बड़ी होगी सॉल्यूट के मुकाबले में, तो इसके नतीजे में भी किस तरह की सोल्यूशन बनेगी? एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने याद रखनी है, ये मुख्तलिफ टेस्ट में ये क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी किस तरह की सोल्यूशन बनेगी? ट्रू सोल्यूशन बनेगी, ठीक है। और कोलाइडल सोल्यूशन कब बनेगी? कोलाइडल सोल्यूशन इस हालत में बनेगी जबकि सॉल्यूट की साइज़ वो सॉल्वेंट के मुकाबले में बड़ा हो। साइटोप्लाज्म में दो तरह के स्ट्रक्चर्स वो मौजूद होती हैं, जिसे हमने बात की कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ चीज़ें बड़े साइज़ के होते हैं, कुछ चीज़ें स्मॉल साइज़ के होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक्स होते हैं, कुछ आयंस होते हैं। तो स्ट्रक्चर के हवाले से भी हम दो स्ट्रक्चर्स को साइटोप्लाज्म डिवाइड करते हैं। अगर हम देखें कि लिविंग स्ट्रक्चर है या नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, तो दो तरह के स्ट्रक्चर वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में हमें मिल जाती है। एक को लिविंग स्ट्रक्चर कहा जाता है और दूसरे को वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। जो लिविंग स्ट्रक्चर होती है तो वो एज ए लिविंग बिहेव करेगा और इसको ऑर्गेनेली कहा जाता है। ऑर्गेनेली तो आप जानते भी होंगे कि ऑर्गेनेली हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल होता है, जो कि सेल से छोटा होता है और सेल के अंदर ये मौजूद होती है। और हर ऑर्गेनेली का अपना अपना एक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। जो जितने भी सेलुलर रिस्पायरेशन होती हैं, जो फूड हम खाते हैं उसको
एनर्जी में कन्वर्ट करना और फिर यही एनर्जी मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करने के काबिल बनाना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। इसके अलावा राइबोसोम हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जिसका काम प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, तो ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनेली है। इस तरह बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो मौजूद होती हैं सेल के अंदर, तकरीबन 10-12 वो बन जाती हैं, जैसे गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह, लाइसोसोम्स, ग्लाइक्सिसोम वगैरह वगैरह। तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनेली हैं। और अगर ऑर्गेनेली क्या होते हैं, वो लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग लाइक बिहेव करता है, तो इसको साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स भी कहा जाता है। मतलब ये लिविंग नहीं होता बल्कि नॉन लिविंग होता है। These are structures with our function is a storage। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे टिश्यूज होते हैं, ऐसे नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स और नॉन लिविंग कम्बिनेशंस ऑफ सेल्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो स्टोरेज करे, और स्टोरेज करने वाले जो रीजन्स होंगे वो हमारे पास नॉन लिविंग कहलाए जाएंगे, और इस नॉन लिविंग रीजन को साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन कहा जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स सेल के अंदर अगर इस्तेमाल करने से ज़्यादा है जो सेल को अभी ज़रूरत नहीं है, तो फिर फर्दर यूज़ के लिए उसको स्टोर किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, और वो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हमारे पास साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन कहा जाता है, और वो एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा लिपिड्स, ग्लाइकोजन वगैरह वगैरह ये हमारे पास स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं, जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर हैं, ये हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। एक स्टोरेज ग्रेन्यूल्स मतलब एक चीज़ है सेल के अंदर मौजूद हैं, तो अभी सेल के इस्तेमाल से ज़्यादा है, तो वो सेल चाहता है कि वो फर्दर यूज़ के लिए उसको स्टोर करे, तो फिर उसको स्टोरेज ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर यूज़ के लिए स्टोर किया जाएगा ताकि अगर किसी भी वक्त सेल को ज़रूरत पड़े तो वो फिर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हों, और फिर यही कार्बोहाइड्रेट्स वो दोबारा सेल को उसको यूज़ कर ले। इसके अलावा कुछ ऐसे चीज़ें भी सेल के अंदर मौजूद होती हैं जिनका कोई काम नहीं होता, तो वो सेल से बाहर निकाला जाता है, और इस बाहर के निकालने को सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स कहा जाता है, या सेक्रेटरी वेसिकल कहा जाता है, या यहाँ पर स्टोरेज वेसिकल भी कहलाया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा क्लास साइटोप्लाज्म को हमने कोशिश की कि टू द पॉइंट और आसानी के साथ आपको समझाए। तो साइटोप्लाज्म के टॉपिक के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत, कोई भी मुश्किल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कंसेप्चुअल और कंसेप्ट वो लेके आए ताकि आपको बायोलॉजी की लर्न करने में आपको आसानी हो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो तो आप बिलाझिझक पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी हमसे डिमांड कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपको मुश्किल हो हमें आप अरसाल कीजिएगा, इंशाल्लाह उस पर हम वीडियो बनाएंगे और आप तक उसको पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश भी करेंगे। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह।